स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया लेक्चर जो कि क्लास 12 के केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हाँ, वेलकम बैक, न्यू सेशन 24 to 25। तो क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का जो एक लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। यानी कि न्यू वीडियोज़ जो है आना स्टार्ट होंगे। ऑलमोस्ट जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं वीडियोज़ जो है अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। जो फर्स्ट लेक्चर है वो अपलोड किया जा चुका है। इसमें क्या किया गया है, इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया। उसके बाद में जो मोलाइटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज जो भी जानकारी होती है वो सब सारी मैंने चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट लेक्चर में बता दिया, ठीक है। आज का जो लेक्चर है ये स्पेशली होने वाला है हेनरी लॉ के ऊपर, ठीक है। हेनरी लॉ क्योंकि हमारा ही फर्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है जो कि हमने 11 में नहीं पढ़ा, तो सॉल्यूशन चैप्टर का जो आज का टॉपिक है वो हमारा होने वाला है हेनरी लॉ, ठीक है। अब हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई गैस है, ठीक है, उस गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में जो है ये लॉ बताता है कि अगर किसी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके प्रेशर किस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है। तो हेनरी लॉ हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेनरी लॉ के बारे में चलिए देखते हैं क्या होता है। हेनरी लॉ इज आवर टॉपिक, ओके। अब जैसे कि हमारे पास क्या है कि कोई लिक्विड है, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास में कोई लिक्विड है। लिक्विड हमने, क्योंकि हमने जो लिक्विड देखा है, वैसे तो बहुत सारे लिक्विड देखे, लेकिन आपने सभी ने वाटर देखा होगा, आपको उनके घर में वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये वाटर है। अब इस वाटर में हम क्या करने वाले हैं, कोई गैस डिज़ोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वाटर में हम लोग क्या करेंगे, गैस को डिज़ोल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि ये लॉ किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इस वाले वाटर में हम क्या करने वाले हैं, गैस डिज़ोल्व करेंगे। हमने क्या किया कि एक स्ट्रैप लिया है, स्ट्रैप या स्ट्रॉ बोलते हैं सर, आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान है स्ट्रॉ के बारे में, या स्ट्रैप जो भी बोलते हैं उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, उसे शिफ्ट करते हैं जैसे या। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक स्ट्रॉ लिया है, ठीक है, और उस स्ट्रॉ में हमने एयर यानी CO2 गैस, मान लो कि CO2 गैस है हमारे पास, ठीक है। ओके, कॉल से एक रिदम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, बट कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास अगर कोई लिक्विड है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, CO2 गैस को पास कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो CO2 गैस है ना, वाटर में जाकर के क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसा तो हमने देखा ही, ऑलरेडी देखा। तो वाटर में जा करके ये CO2 गैस जो है मिक्स हो जाएगी, मिक्स होने लग जाएंगी, ठीक है। एक टाइम क्या होगा, अच्छा, जब वाटर में सारी जो गैस है जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो क्या होगी, वाटर में मिक्स हो जाएगी, यानी CO2 गैस वाटर में मिक्स हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब गैस का जो अमाउंट है ना लिक्विड में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए गैस जो होगी वो एक टाइम पे फिर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। यानी कुछ मिला के हम ये देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो गैस होगी वो कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करेगी। अब क्या करोगे, आप कंटेनर के ऊपर एक डिस्क रख दोगे, डिस्क मतलब कोई प्लेट टाइप की रख दोगे, कोई फ्लैट सरफेस रख दोगे जिससे कि वो कंटेनर क्लोज रहे, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए लिक्विड यहाँ तक भरा था, ये सारी गैस यहाँ फिल हो चुकी है और ये पूरा लिक्विड जो है ना गैस से कैप्चर हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे गैस का अमाउंट बढ़ेगा तो ये गैस जो होगी ना लिक्विड की सरफेस से ऊपर आने लगेगी, ठीक है, ऊपर आएगी। ऊपर जाने के बाद क्योंकि बीकर क्लोज है तो वो गैस ऊपर टकराने के बाद फिर लिक्विड की सरफेस पे वापस आएगी, ठीक है। और लिक्विड की सरफेस पे वापस आने के बाद लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। इस प्रेशर को बोलेंगे गैसियस प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के ये लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बारे में बताता है, ठीक है। अब ये लॉ कहता क्या है, हेनरी लॉ state about the partial pressure of the gas when any gas dissolve in a liquid, so the partial pressure of the gas will directly proportional to the amount of the gas present in a solution, ठीक है। मतलब कि इन्होंने ये बताया कि ये जो गैस का प्रेशर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PS, ठीक है। ये जो इसको P बोलेंगे या PG बोल सकते हो क्योंकि ये गैस का प्रेशर है।
तो ये जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो अमाउंट ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितनी ज़्यादा गैस यहाँ पे प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर गैस का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लॉ हमें बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ एनी गैस इन अ लिक्विड और इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ गैस के। ये बात तो हमको समझ में आ गई, यानी जितनी ज़्यादा गैस यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे आएगी उतना ज़्यादा गैस जो है वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, अब ये जो प्रेशर में जो अमाउंट ऑफ द गैस है इन्होंने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया या फिर सॉल्बिलिटी के टर्म में लिया। ठीक है, सॉल्बिलिटी क्या होता है, सॉल्बिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ द गैस और द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से जब सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है तो सॉल्बिलिटी बोल देते हैं, कभी कभी किलोग्राम में भी मेजर कर लेते हैं। उसके बाद में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 यानी इन्होंने, मैंने बताया ना कि इन्होंने जो अमाउंट ऑफ गैस है वो किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया, मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन देगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग KH बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज x2, P इक्वल्स टू KHX। ठीक है, x2 वाई, मैंने x2 क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज अ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सोल्यूट यहाँ पे क्या है, गैस है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू KHS सॉल्युबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये P जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, KH जो है वो आपका हेनरी कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, हर एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आती है, मतलब एक ही गैस के लिए KH की वैल्यू भी अलग अलग आ सकती है, अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, उसके बाद में ये जो x2 है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, P प्रेशर हो गया, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये हेनरी लॉ होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, इसका मतलब क्या है कि ये लॉ ये बताता है कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ गैस बढ़ेगा प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सो इफ द अमाउंट इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेज, तो प्रेशर ऑल्सो भी इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर इज, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा KH की वैल्यू भी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से फॉर्मूला से हमें देखने को मिला कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो KH की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे KH और सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस अगर किसी का ज़्यादा है सॉल्यूशन में तो उसके KH की वैल्यू उतनी कम आएगी। ओके, आपको क्या दिया होगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको 4-5 सॉल्यूशन के KH की वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि विच ऑफ द गैसेस सॉल्यूशन हैविंग द लेस अमाउंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस उतना कम। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें क्या पड़ गया, पता लिया यहाँ पे KH कैसे वैरी करेगा। KH अमाउंट पे डिपेंड करता है, अमाउंट जितना ज़्यादा है KH की वैल्यू उतनी कम आएगी। ठीक है, ओके, ये सब चीज़ें तो हमको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा इधर का पोर्शन लेते हैं क्योंकि ये खाली खाली अच्छा नहीं लगता। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन क्या है इसके, एप्लीकेशन की अगर बात करोगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन ये है, मतलब हेनरी लॉ कहाँ कहाँ लगता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कहाँ कहाँ हेनरी लॉ लगता है, तो हेनरी लॉ कहाँ कहाँ लगता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का। ठीक है, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उन सभी में गैस फिल की जाती है बहुत ही हाई प्रेशर पे। जैसे कि कोई बॉटल है, उस बॉटल में सॉफ्ट ड्रिंक फिल कर ली, उसके बाद उसमें नोजल लगा करके बहुत ही हाई प्रेशर पे CO2 गैस फिल कर ली जाती है। CO2 गैस फिल करने के बाद उस नोजल को बंद कर दिया था जिससे कि अंदर का प्रेशर जो है मेंटेन रहे। ठीक है, इस तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक्स में गैस की सॉल्युबिलिटी की बात होती है, तो यहाँ पे हेनरी लॉ लगता है। ठीक है,
दूसरी बात होती है यहाँ पे स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं यानी समंदर के अंदर जो जाते हैं, गोताखोर जिन्हें बोलते हैं, सी डाइवर्स, तो वो अपने साथ में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। इस ऑक्सीजन के सिलेंडर में आपको देखने को मिलेगा हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 3 गैस का मिक्सचर ले जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का तो समझ में आता है भाई ऑक्सीजन चाहिए हमको, लेकिन हीलियम और नाइट्रोजन का क्या काम है? नाइट्रोजन, हीलियम इसलिए ले जाते हैं जिससे कि जो आपका गैस सिलेंडर है, जो आपका सिलेंडर है ऑक्सीजन का, तो वो जो नाइट्रोजन होती है वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि वो आपका डाइल्यूटेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट होने से रोक देता है। मतलब हाई प्रेशर पे गैस क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो लिक्विड में बहुत ज़्यादा नीचे जाने पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो फ्रोज़न वाली कंडीशन है वो ना रहे, मतलब कि गैस लिक्विफाइड ना हो और वो ईजिली वहाँ पे क्या हो जाए, हाई प्रेशर में भी रिलीज़ हो जाए, जिससे कि सी डाइवर्स को गैस अवेलेबल होती रहे। तो नाइट्रोजन ऐड किया था, नाइट्रोजन यूज्ड एज अ डाइल्यूटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन तो यूज ही होती है, नाइट्रोजन इसलिए फिल कर दिए थे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाइड ना हो जाए और उसको डाइल्यूटेंट रखे, मतलब डाइल्यूट रखे, गैसियस फॉर्म में आ जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है N2। लेकिन N2 जो होता है वो हमारे ब्लड के लिए क्या होता है, काफ़ी थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि ये बेंडिंग वगैरह में प्रॉब्लम कर सकता है, पेन मतलब कि ब्लड में जा करके इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हीलियम का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस, नाइट्रोजन अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ना बनाए, तो नाइट्रोजन को कंज्यूम कर ले हीलियम। ठीक है, तो इसीलिए हीलियम को भी सिलेंडर के मिक्सचर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद में थर्ड वन आता है हमारा माउंट क्लाइंबर्स। ठीक है, जो माउंट क्लाइंबर्स होते हैं वो माउंटेन पे चढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भी अपने साथ में भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, तो इनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात नहीं होती, इनके में एक टर्म यूज़ होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, तो एनॉक्सिया यहाँ पे एग्ज़ाम में कई बार आता है कि व्हाट इज़ एनॉक्सिया। जितने भी माउंट क्लाइंबर्स होते हैं जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ज़्यादा हमारे ब्लड में नहीं हो पाती है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में कम हो जाती है, जिससे कि वहाँ माउंट क्लाइंबर्स को सोचने और समझने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, सो एनॉक्सिया इज़ अ थिंकिंग एबिलिटी कंडीशन विच अकर्स एट माउंटेन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स बाय द माउंट क्लाइंबर्स। ठीक है, आप थ्योरी में बना के लिख सकते हैं, मतलब कि एक्चुअली में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा जो हेनरी लॉ था उसके एप्लीकेशन थे वो हमने देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोगों का जो हेनरी लॉ है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम वीडियो को स्टॉप करेंगे और जो पीछे है इसमें न्यूमेरिकल को लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, सो फाइनली हम लोगों के पास में 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं और देख ही नहीं सकते, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोगों के पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द KH फॉर द आर्गन CO2 HCHO एंड CH4। ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया कि अगर आपको KH की वैल्यू दी गई है और सॉल्युबिलिटी पूछा जाएगा, तो हमने बताया था कि KH और सॉल्युबिलिटी होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमको दिया गया है इसमें हमें ऑर्डर बताना है सॉल्युबिलिटी का। तो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है वो हम देख ले रहे हैं। यहाँ पे 40 है, 1.10। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसकी है, तो इसका मतलब आर्गन की सॉल्युबिलिटी है वो सबसे कम होगी, है ना, बात सही है। और जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हम चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बना लें चाहे डिक्रीजिंग बना लें, हमसे जो पूछा जाएगा हम वो बना देंगे। हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीजिंग बना रहे हैं भाई। सबसे कम उसकी होगी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे कम है आर्गन की। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू ये है 1.67, जो कि क्या है CO2 है। ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी CO2 फिर ज़्यादा है। उसके बाद में फिर क्या आएगा, उसके बाद में 0.413 वाला जो कि क्या है हमारा मीथेन है। और सबसे कम वैल्यू हमारी ये है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी। और ये क्या है
ये है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे है हमारा 1 2 3 HCHO। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, बिकॉज KH की वैल्यूज जितनी कम सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है भाई, बढ़िया, मज़ा आया। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, KH की वैल्यू को कंपेयर कर लेना है, आपको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर मिल जाएगा। उसके बाद में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि H2S जो है एक टॉक्सिक गैस है विद रॉटन एंड लाइक स्मेल, इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 0.195 सॉल्युबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी दी गई है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होगा और उसमें 0.1195 मोल जो H2S गैस है उसके डिज़ोल्व होंगे। यही तो मतलब हुआ ना 0.195 मोलल, है ना। मोलैलिटी का मतलब क्या है, इतने मोल्स 1 किलोग्राम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बढ़िया बात। हमको क्या चाहिए, कैलकुलेट द हेनरी कांस्टेंट, तो हम क्या लगाएंगे, P = KHX लगाएंगे। ठीक है, हमको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर बात करोगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है ना भैया, वो ये होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन कह सकते हो, और प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है, और 1 atm 0.987 बार होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बार वाली वैल्यू रख सकते हैं, चाहे तो ATM वाली रख सकते हैं, हमारा मन है वैसे रख लें। ठीक है, तो P = 0.987 बार KH। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अब इसकी बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का अगर निकालना है तो मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये लिखेंगे। अब मोल्स ऑफ गैस वो बता रहा है कि 0.195 मोल पड़े हुए हैं, यानी कि इसके इतने ही मोल है 0.195। ठीक है, तो 0.195 मोल तो इसी के गैस के ही पड़े हुए हैं, क्योंकि मोलर का मतलब क्या है कि इतने मोल पर किलोग्राम, तो पर किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम वाटर होगा तो वाटर के मोल्स कैसे निकल आएंगे, 1000 डिवाइड बाई 18, 55.55। ठीक है, तो 55.55 कर लोगे तो हम ये वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 0.195 डिवाइड बाई 0.195 प्लस 55.55। अब यहाँ पे बढ़िया वाली कैलकुलेशन आ जाती है, और जब हम इस बढ़िया वाली कैलकुलेशन को करेंगे तो हमारे पास आंसर जो ओवरऑल कैलकुलेट करके आता है। ठीक है, क्योंकि 55 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये जोड़ के कितना आ जाएगा, 55 पॉइंट 20 और जोड़ दो इसमें 75 हो गया। तो 55.74 55.745 यही तो होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया। अब KH की वैल्यू अगर बात करोगे तो KH = हो जाएगा तुम्हारा 0.987 मल्टीप्लाई 55.74 डिवाइड बाई 195। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर 282 बार आ जाता है। ठीक है, 282 बार, बिकॉज ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर 282 बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने जो यहाँ पे वैल्यू यूज़ की है वो ATM में ना यूज़ करके बार में यूज़ की। हम चाहे तो ATM भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे मन की इच्छा की बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, किच पिच हो जाता है सर, बड़ा छोटा सा बोल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक जो वहाँ जा रहा है तो यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक मतलब यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस चीज़ को ऊपर करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ और उसके बाद आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मन हो तो ये तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, हेनरी कांस्टेंट फॉर द CO2 इन वाटर इज। हेनरी कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू तुम्हें दी है 1.67 10⁸ पास्कल में दिया है। एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द CO2। क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब मास ऑफ CO2 चाहिए। ठीक है, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अब ये जो सोडा वाटर होता है और जो वाटर होता है उनका फॉर्मूला एक ही होता है, चाहे सोडा वाटर का है चाहे वाटर का है, मोलर मास आपको 18 ही रखना है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सोडा वाटर का क्या होगा। जैसे तुम कह भाई पानी का और नींबू पानी का मोलर मास क्या होगा, नींबू पानी। ठीक है, तो वही होगा जो पानी का होगा।
तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो मोलर मास है, यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना वो कितना है 500 ml। अब हमको एक ज्ञान और होना चाहिए कि वो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है, यानी कि ये 500 ग्राम हो जाएगा सीधे। और इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो हमें पता है 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा यहाँ पे है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि 500 ml लिया है सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM, यानी प्रेशर भी दिया है, प्रेशर दिया है 2.5 ATM, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हेनरी कांस्टेंट, हमसे पूछा है मास ऑफ सॉल्यूट, पूछा है मास ऑफ गैस, कितनी क्वांटिटी गैस की डिजॉल्व है, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, P = KH लगा लेंगे, बिल्कुल सही बात है, लगा लेंगे, लग जाएगा। हमारे पास प्रेशर है, बिल्कुल है, हमारे पास KH है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, और मोल फ्रैक्शन में जो W है वहाँ से हम W निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है ना, ओके। तो जब हम इसको करेंगे, लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारा ATM में है और यहाँ पे KH की वैल्यू पास्कल में है। तो हम क्या करेंगे, इस ATM को भी पास्कल में चेंज करेंगे, तो 10, 13, 25 करके होता है, तो इसको 2.5 10⁵ पास्कल में चेंज कर लेंगे, यानी 10⁵ से मल्टीप्लाई करा देंगे पास्कल में चेंज करने के लिए। तो हमने क्या करना है, 2.5 10⁵ यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 2.5 10⁵ = KH 1.67 10⁸। मोल्स ऑफ N2 कैसे निकलेंगे, अब मोल्स ऑफ N2, क्योंकि मोल्स ऑफ N2 दो जगह है, तो डिनोमिनेटर में जो मोल्स होते हैं वो हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में मोल्स को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नया, यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा इधर आ रही है ना, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास 2.5 10⁵ है, KH 1.67 10⁸ है, और मोल्स को हम लोग क्या लिखेंगे, मास अपन मोलर मास। तो मास ऑफ गैस पता ही नहीं है, मोलर मास ऑफ गैस पता है, कौन सी गैस है, गैस कौन सी भैया, CO2। तो CO2 गैस है 44 ग्राम, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास निकल के आएगा 500, और यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा 18, ठीक है। तो W2 जो हम काट पीट डालेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 2.5 10⁵ 44 500 डिवाइड बाई 1.67 × 18। अब इसको हमें काट पीट देना है, जो भी कट जाए, ठीक है, कट जाएगा भाई 22/9, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको 85, तो ये भी कट कर सकते हैं, चलो क्या छोड़ना इसको, कोई बात नहीं। 1.67 10⁵ 10⁸, ये तो बचा ही है, 10⁸ मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, 1 मिनट, 18 बचा, यहाँ 9 हो गया था, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये इतना सारा काट पीट डाला है, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे 2.5 10⁻³ है ना, ये बचेंगे तो ऊपर माइनस चले जाएंगे, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22,500 डिवाइड बाई 1.67 × 9, ठीक है। ये 3 0 से इसके 2 काट दूंगा मैं, ठीक है, और 22×5 110 हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 × 110 × 10⁻⁻1 डिवाइड 1.69 × 7 × 9, है ना। ये इधर मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन मैं आगे करते जा रहा हूँ, आप देख लीजिए कि कैलकुलेशन अपनी अपनी है, ठीक है। तो इसका 1 0 मैंने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे भैया, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट करने से ही काम चलेगा। और यहाँ पे जो W निकल के आएगा वो हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं अपना कोने में जाके, तो कैलकुलेट जब हम करते हैं तो W निकलेगा आपका 1.2.5 मल्टीप्लाई किया ना, कितना हो जाएगा 25 7 और ये हो जाएगा 27 और डिवाइड बाई हो जाएगा डिवाइड बाई 9, ठीक है। 15 को हमें 27.5 को 15 से डिवाइड करना है, तो जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1.8 के अप्रॉक्स आ जाएगा।
ठीक है। तो 1.85 हमारा यहाँ पे आंसर आया 1.85, ठीक है। तो आंसर हमारा 1.85 ग्राम आ जाएगा, मतलब 1.84 कुछ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ को अब तो अपना पूरी तरीके से देखा है। साथ में हमने क्या किया है कि इसमें जो हेनरी लॉ के साथ में जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको भी हमने 2-3 टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। एक न्यूमेरिकल ऐसा भी होता है कि आपको सॉल्बिलिटी दे देगा, ठीक है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इज इतनी, कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट, या फिर प्रेशर। तो सॉल्बिलिटी की जगह पे जो मोल फ्रैक्शन होता है इसमें P = KH x की जगह पे S बना लेंगे, वहाँ पे सॉल्बिलिटी लिख लेंगे और बस। और सॉल्बिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, तो हम बस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके साथ ही ये लेक्चर होने वाला है ओवर। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लोग बताइएगा, और वीडियो देखने के साथ उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।